Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is India Japan ties, old partners and new priorities. तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अभी पीएम इतना जो जियो पॉलिटिकल फ्लक्स चल रहा है ग्लोबली, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि पीएम मोदी की विज़िट अभी 29 अगस्त को शुरू होंगी जापान और चाइना के लिए। तो इसमें क्या होगा कि चाइना के साथ टेंशन्स थोड़ी सी ईज़ होने की, यूएस के साथ जो अनसर्टेनिटी चल रही है, इन सब के बीच में जब ये विज़िट्स होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस की अपने आप से बन जाती हैं। वाई जापान विज़िट होल्ड्स वेट बियॉन्ड बायलेटरल टाइज। तो बायलेटरल टाइज से ज़्यादा क्या इस चीज़ का इन्फ्लुएंस रहेगा, तो हम देखते हैं जापान का जो मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान है इंडिया में वो क्या है। इकोनॉमिक कमिटमेंट, सो जापानीज़ येन के 10 ट्रिलियन जापानीज़ येन, ऑलमोस्ट 68 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड में होनी है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में होगी। तो फोकस एरियाज़ किस पे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। सिम्बॉलिक प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? शिंकानसेन E10 सीरीज़ बुलेट ट्रेन फॉर मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शो करता है कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स चलती आ रही हैं। स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अपग्रेड्स आना, रिवीजन हुई है 2008 के जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन की, रीओरिएंटेशन ऑफ डिफेंस पार्टनरशिप फॉर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव में क्या करा गया है? सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्लीन एनर्जी पे फोकस रहा। डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स बनाए फॉर रेजिलियंस। डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कहाँ पे हमारी, हम एक्सपैंड कर रहे हैं कोलैबोरेशन अपनी एआई में, स्टार्टअप्स में और इनोवेशन इकोसिस्टम में। इंडिया स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग, तो ड्यूअल एंगेजमेंट जापान और चाइना, हम कैसी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। पहले जो टोक्यो की विज़िट है उसके बाद ही एससीओ की समिट में तियानजिन में चाइना जाना है, तियानजिन चाइना में मोदी जी ने जाना है टोक्यो के बाद। तो इंगेजमेंट एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ जापान के साथ और एक कॉम्पिटिटर के साथ चाइना के साथ, तो 2 जगह जाना है इस बार। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ टाइज, तो क्या है टोक्यो के साथ क्या है, हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के रिलेटेड हमारी टाइज़ हैं। बीजिंग के साथ क्या हमें टेंशन मैनेजमेंट करनी है, लिमिटेड एसपीएम्स हो, ओपन कम्युनिकेशन हो हमारा। द यूएस फैक्टर रिलायबिलिटी इन क्वेश्चन, अब जो ट्रम्प की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसके अंदर यूएस का फैक्टर जो अब इन सब चीज़ों में आ रहा है, तो अनसर्टेनिटी है कि वॉशिंगटन का रोल क्या रहेगा इंडो पैसिफिक के साथ। रिस्क है कि अनरेवलिंग प्रोग्रेस जो है फ्रॉम बुश बाइडन एरा इन इंडो यूएस टाइज। क्वाड एट क्रॉस रोड्स, तो पहले इंपॉर्टेंस कितना हमें पता है, क्वाड का कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का। रिस्क है कि अंडर ट्रम्प 2.0 इसकी डिसंगेजमेंट हो, एपिसोडिक कमिटमेंट दिख रही है यूएस की तरफ से। तो स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस हैं इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑन सस्टेनिंग क्वाड। पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक सिग्नल्स, तो जापान की जो कमिटमेंट है वो शो करता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे उन्हें ट्रस्ट है। री कर रहा है लॉन्ग टर्म कॉपरेशन हमारी बियॉन्ड शॉर्ट टर्म डिप्लोमेसी। तो हाईलाइट करता है कि इंडिया एज अ रिलायबल इंडो पैसिफिक पार्टनर। मैसेज ऑफ द विजिट, तो कोर टेक अवेज क्या रहेंगे कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करेगा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी विद स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी, अपनी कम्युनिकेशन चाइना के साथ ओपन रखने की वो रखेगा, नेविगेट करेगा यूएस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को और जापान के साथ अपने टाइज और पार्टनरशिप को डीपन करना। वाई जापान मैटर्स द मोस्ट, तो टोक्यो इंडिया का एंकर पार्टनर रहा है इंडो पैसिफिक में। कंसिस्टेंसी, रिसोर्सेज, शेयर डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ रही हैं हमारे में। रिलायबिलिटी वर्सेस वाशिंगटन अनवेवरिंग एंड बीजिंग्स मिसट्रस्ट, तो उसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता है जापान उस तरीके से। कंक्लूजन, तो विजिट जो है इट्स अबाउट कंसोलिडेटिंग कि एक ओल्ड पार्टनरशिप को कंसोलिडेट करा जाए, रिकोगनाइज किया जाए जापान को एज इंडियाज़ मोस्ट डिपेंडेबल स्ट्रैटेजिक ब्लास्ट। जापान भी इमर्ज करता है एज इंडियाज़ एंकर इन नेविगेटिंग अनसर्टेन जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बिफोर लेजिस्लेशन बिकम्स लिटिगेशन, तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि आजकल जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चैलेंजेस आए तब कि वो कैसे मतलब पार्लियामेंट को रखें कि क्या सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में दे दें। तो काफ़ी कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट को लॉज बनाने का पावर दिया, पर
साथ में ये भी कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू को एक एक्सेप्शन की तरह बनाया गया, नॉट द नॉर्म, जो कि आजकल नॉर्म बन चुका है, पर पहले ये एक्सेप्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि ताकि पार्लियामेंट अपनी कोई भी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी डेमोक्रेसी में ये है कि किसी एक के पास पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। कंसर्न्स है कि कोर्ट्स नाउ एक्ट लाइक पैरेलल लेजिस्लेटर्स ड्यू टू लेजिस्लेटिव शॉर्टकमिंग्स। तो वो क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, क्या राइज ऑफ जुडिशियल सिक्योरिटी इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में एंड रिसेंट केसेस क्या रहे हैं। वक्फ एक्ट 2025 विद इन डेज ऑफ एनैक्टमेंट ही चैलेंज कर दिया गया था। पेटिशनर्स में एमपीज़ खुद थे। तो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। 35 केसेस ऐसे हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटर अमेंडमेंट एक्ट्स जो पेंडिंग हैं उनको चैलेंज किया गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट जो है वो एक फ्रीक्वेंट साइट्स बन गया ऑफ रेकनिंग फॉर लेजिस्लेशन। प्रॉब्लम क्या है एग्जीक्यूशन के साथ? जो कैटेगरीज हैं लीगल चैलेंजेस की, अब क्या है लीगल चैलेंजेस? अब किस किस कारण हो रहा है? फ्लॉ ड्राफ्टिंग, हो सकता है कि ड्राफ्ट करने में चीज़ें गलत तरीके से लिखी गई हैं, क्लैरिटी से कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं है, चीज़ों को अच्छे से ड्राफ्ट नहीं करा गया लॉ को, तो वो लीगल चैलेंज बन जाता है। तो वो चीज़ें जाती हैं लीगल टर्म, मतलब तो उनके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है। या फिर पॉलिटिकल थिएटर, कुछ ऑपोजिशन अपना दबदबा बनाने के लिए भी ये सब चीज़ें करती है कि अच्छे भले केस को फिर से स्क्रूटनी में डाल दो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी, तो ज़रूरी है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के को ओवरराइड ना कर रहा हो उसके लिए। रूट इश्यूज़ क्या है लॉ मेकिंग में? वेग डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस क्लियरली नहीं दी जाती है, कुछ वर्ड का मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है, प्रॉपर मीनिंग नहीं डिक्लेयर किया जाता। इनकोहेरेंट क्लॉजेस, तो कोहेरेंस ही नहीं है, मतलब कि हम अभी कुछ और पढ़ रहे हैं साथ ही कुछ और आ गया जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, तो क्लॉजेस में कोहेरेंस नहीं है। मतलब एक क्लॉज को पढ़ने के लिए एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में स्विच करना पड़ रहा है। देन कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस हैं। अब एक ही एक्ट के अंदर मतलब अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं अलग अलग क्लॉजेज में। फिर लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन विद एग्जिस्टिंग लॉज। प्रॉब्लम विद एग्जीक्यूशन, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं कि उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हर्ट होती है, सोशल हार्मनी वीकन होती है और स्ट्रेन करता है लेजिस्लेचर और जुडिशरी का रिलेशनशिप। सिस्टम ऑन पेपर वर्सेस सिस्टम इन प्रैक्टिस, तो जो फॉर्मल प्रोसेस है एज पर मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वो क्या है? पॉलिसी प्रपोजल बाय मिनिस्ट्री प्लस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, फिर उसके बाद उसको लॉ मिनिस्ट्री और कैबिनेट अप्रूव करे, फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चलता है। फर्स्ट रीडिंग जिसमें इंट्रोडक्शन दी गई, सेकंड रीडिंग जिसमें कमेटी स्क्रूटनी करते हैं, थर्ड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है। सिस्टम अब रियलिटी क्या चीज़ें हैं प्रैक्टिस में? जो बिल्स हैं वो एकदम से बिना किसी प्रायर नोटिस के इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। कमेटीज़ ऑफन बाईपास कर दी जाती हैं। डिबेट्स जो है मिनिमल स्क्रूटनी के साथ जल्दी जल्दी में करी जाती हैं। रिजल्ट क्या है? अवॉइडेबल लेजिस्लेटिव एरर्स। केस स्टडी ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। अब इसमें क्या हुआ? सेक्शन 18D में पनिशमेंट सेक्सुअल अब्यूज़ का ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए रखा कि मैक्सिमम 2 years, साथ में फ़ाइन। पर लेकिन यही भारतीय न्याय संहिता में 2023 में जो सिमिलर अब्यूज़ अगर वुमेन के साथ होता है तो अप टू 7 years की आपकी 7 years या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो इन दोनों केसेस में इतना डिफरेंस क्यों? जब सेम ही चीज़ हो रही है तो दोनों में पनिशमेंट अलग अलग क्यों है? क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इनकन्सिस्टेंसी। क्वेश्चंस रेज्ड, आर लेजिस्लेटर्स गेटिंग प्रॉपर लीगल गाइडेंस? उनको क्या प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है? कैन एमपीज एंगेज विद कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस? फिर अब इतना जो कॉम्प्लेक्स वे में हमने लिखा होता है तो क्या वो उनको पढ़ पा रहे हैं प्रॉपरली, उनको समझ पा रहे हैं? जब तभी अच्छी डिबेट्स कर पाएंगे ना, तभी चीज़ें यहाँ तक आने का मौका ही ना मिले शायद। द लार्जर डेमोक्रेटिक डिफिसिट, तो प्रॉब्लम ऑफ लीगलेज एंड रश लॉ मेकिंग क्या है? जो लेजिस्लेशन है वो ऑफन ड्राफ्ट करी जाती है डेंस टेक्निकल लैंग्वेज में जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता। एमपीज़ के पास फिर टाइम और रिसोर्सेज कम होते हैं टू फुली स्क्रूटनाइज द लॉज। फिर लेजिस्लेटर क्या एंड अप करते हैं? वो पार्टी लाइंस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और सिर्फ रिटोरिक वे में कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉट इन सब्सटेंसिव डिबेट। लार्जर डेमोक्रेटिक डेफिसिट, तो डेमोक्रेटिक कंसर्न क्या है यहाँ पे? जो लॉ मेकिंग है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए इंडिया सोशल डाइवर्सिटी। हमारा ओवर रिलायंस लीगल एक्सपर्ट्स पे अंडरमाइन करता है डेमोक्रेसी
डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को। द केस फॉर अ रिटेनर अटॉर्नी जनरल, तो रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल क्या होता है अंडर आर्टिकल 88? जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास राइट है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें, पर ये रेयरली यूज़ करते हैं हम। वाई अटॉर्नी जनरल्स रोल मैटर्स? क्योंकि ये एक्सपर्ट फ्लैगिंग कर देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज को, इनकन्सिस्टेंसीज को डिबेट के दौरान ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉन पार्टीशन काउंसिल, तो ये एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो लॉ मेकर्स को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटेटिव एडवाइस मिल सकती है। बेनिफिट्स क्या रहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू जो है वो पार्लियामेंट्री स्टेज पर ही हो जाएगा, फ्लॉड लॉज कोर्ट्स के अंदर नहीं जमा होंगे आके, स्ट्रेंथन करेंगे हम पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड रिड्यूसेस जुडिशियल ओवररीच। कंक्लूजन यही है कि जो जुडिशियल रिव्यू है शुड रिमेन एक्सेप्शनल नॉट रूटीन वर्क। जो फ्लॉ ड्राफ्टिंग और वीक लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है ये सब चीज़ें तो हम अवॉइड कर सकते हैं ना, मतलब जो फ्लॉ ड्राफ्टिंग है उसको ध्यान से किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को एम्पावर करें, उनकी एडवाइस लें तो काफ़ी चीज़ें केसेस वहीं ख़त्म हो जाएं। जो इतने 5-5 करोड़ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं इंडिया में, उन सब का कुछ तो बन नहीं रहा है। यहाँ पे हम जो काम एक जना कर सकता है उसी को एक काम को दो बार दोहरा के क्या फ़ायदा। वेल ड्राफ्टेड स्टेटस कोर्ट्स interpret not invalidate. So these were the articles for today. Thank you.